हेलो, नमस्ते। 10x पे आपका स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ये टॉपिक पर्टिकुलरली किसी चैप्टर से हम जोड़ के नहीं देख सकते इसको, ठीक है ना। चाहे ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें एसिड और बेस के बारे में का ज़रूरत पड़ता है और उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। एटलीस्ट हमको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा चीज़ एसिड की तरह बिहेव करेगा, कब कौन सा चीज़ एसिड हो सकता है, किस तरह का एसिड हो सकता है। पर्टिकुलरली अगर मैं चैप्टर का बात करूं तो एसिड बेस कंसेप्ट जो है वो क्या है कि आयोनिक इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह चैप्टर में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और वैसे तो इसका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही यूज़ होता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो है ही, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो हमारा जो एसिड बेस कंसेप्ट है वो काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है, जिनको हमने एक्सेप्ट किया है, वो बस 3 ही हमने एक्सेप्ट किया है। जिसमें से सबसे पहला कंसेप्ट था जिसको हमने एक्सेप्टेंस दिया सबने, ठीक है, वो है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट जो है वो है ब्रोंस्टेड लोरिस कंसेप्ट। तीसरा और जो आखिरी कंसेप्ट है वो लिविस लिविस एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है। तीसरा और आखिरी ये है। देखो, इस वीडियो में तो हम सारे कंसेप्ट्स के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको कि कम से कम ये 2 कॉन्सेप्ट के बारे में इस वीडियो में पढ़ा दूँ, और तीसरा जो कंसेप्ट होगा उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जो कि लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस वीडियो में होपफुली हम ये 2 कंसेप्ट को कंप्लीट कर लेंगे, अर्हेनियस कंसेप्ट और ब्रोंस्टेड लोरिस कंसेप्ट, ठीक है। तो देखते हैं क्या है अर्हेनियस कंसेप्ट। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपके सामने अर्हेनियस कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो एसिड होता है वो क्या होता है? एसिड्स आर सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन या फिर H+ आयन, ठीक है। वो सारी चीज़ जो पानी में घुलने के बाद, पानी में जाने के बाद हमें H+ आयन दे देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड्स, ठीक है। सिमिलरली बेस क्या होते हैं? दिस इज सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव OH- आयन। सिमिलरली जो अगर कोई कंपाउंड, अगर कोई स्पीसी OH-, ठीक है, OH- आयन अगर आपको दे दे पानी में जाने के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि HCl H2 जो एग्जाम्पल है एसिड का वो क्या है? HCl H2SO4 HNO3 ये सब है, ठीक है। अगर मैं और अच्छा से समझाऊँ तो कैसे मैं बता सकता हूँ आपको? देखो, सपोज मेरे पास है HCl, ठीक है। HCl पानी में जाने के बाद इस तरह से टूटता है, H+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेता हूँ, H2SO4 इस तरह से टूटता है, ट्वाइस ऑफ H+ एक्वस प्लस SO4 2- एक्वस, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, क्या ले लूँ? HNO3 का एग्जांपल ले लेता हूँ, HNO3, ठीक है। H+ एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस, ठीक है। ये 3 एग्जांपल मैंने लेके मोटा मोटी दिखा दिया है आपको कि कैसे ये टूटता है। तो HCl जो है H+ और Cl- देता है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला? H+ मिल गया। सिमिलरली यहाँ से मुझे क्या मिल गया?
सर H प्लस मिल गया, यहाँ से फिर से H प्लस मिल गया, H2SO4 में से भी हमें तो इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे क्या है, एसिड्स हो गए, एसिड्स। अच्छा सर, आपको किसी किसी बुक में यही रिएक्शन इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे कि ये HCl है ना, तो HCl, ठीक है, प्लस H2O, इट विल गिव यू H3O प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ हो सकता है और यहाँ पे भी एक्वस, या फिर नहीं भी लिखा हुआ हो सकता है, Cl माइनस Cl माइनस, ठीक है। तो अभी देखो, ये सब एग्जाम्पल तो हर जगह रहता है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्वस वर्ड मैंने यूज़ किया है हर जगह पे, एक्वस 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 एक्वस, क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे किसी भी बुक्स में, लेकिन अभी लोगों को ये पता नहीं होता है कि एक्चुअली में ये एक्वस वर्ड जो यूज़ करते हैं हम, वो किस लिए करते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, और हर जगह पे हम क्यों नहीं करते हैं, कहीं कहीं पे क्यों करते हैं, ठीक है। तो एक्वस वर्ड का जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी, ठीक है। देखो, ये जानने से पहले अभी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वाटर का जो, अच्छा ये जो एक्वस है ना, एक्वा वर्ड जो आया है, एक्वस, ये एक्वा वर्ड से आया है, AQUA, एक्वा मतलब होता है वाटर, ठीक है। ये जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वाटर मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो क्या होता है और उसका क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा देखते हैं, मतलब उसका शेप और उसका थोड़ा डाइपोल मोमेंट के बारे में देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल का शेप के बारे में बात करूँ तो देखो, ऑक्सीजन का जो वाटर मॉलिक्यूल का जो शेप होता है इस तरह से होता है, बैंड शेप, ठीक है ना, बैंड शेप होता है। और हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के सामने इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये एक पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये है कि वाटर जो होता है पोलर सॉल्वेंट होता है, या फिर वाटर को हम बोल सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है। इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। जीरो से ज़्यादा होने वाला इसका म्यू जो होगा डाइपोल मोमेंट, वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब सिंस ये पोलर सॉल्वेंट है, मतलब इसके पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये जब किसी भी इनमें से या फिर इस तरह के किसी भी कंपाउंड के बीच में जब जाएगा, मतलब या फिर मैं पानी के अंदर अगर मैं इनमें से कुछ किसी भी चीज़ को डालता हूँ जब, तो सिंस ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, अगर मैं बोलता हूँ कि सर HCl है, HCl जो है ये क्या है, ये भी तो सेम चीज़ है ना। ये क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्या होगा कि क्लोरीन के ऊपर जो होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज होगा। अब मैं जब इस क्लोरीन को, इस HCl को जब मैं वाटर के अंदर डालूंगा, पानी के अंदर डालूंगा, तो क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है, ये जो क्लोरीन है ना, मैं इसको वापस लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं वापस से लिख लेता हूँ। सपोज मेरे पास HCl है, थोड़ा मैं हटा के लिख रहा हूँ, HCl है। अब क्या होता है कि जैसे ही इसको मैं पानी के अंदर डालता हूँ ना, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है सर, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है कि ये जो क्लोरीन नेगेटिव है, ये जो क्लोरीन का नेगेटिव है, वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पोर्शन है वो उसको घेरना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स जो नेगेटिव पॉजिटिव में जो होगा वो अट्रैक्शन होगा, तो क्या करेगा कि वाटर का जो नेगेटिव पोर्शन है उसको, सॉरी, ये जो क्लोरीन का जो नेगेटिव जो है, मतलब स्पीसी Cl जो सॉरी HCl में जो क्लोरीन का जो नेगेटिव प्रॉपर्टी है, उसके वजह से क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है इसको घेरना शुरू करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से घेरेगा कि वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पोर्शन है, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव वाला पोर्शन क्लोरीन के तरफ हो, इस तरह से। देखो ये हो गया मेरे पास एक O और यहाँ पे H और ये हो गया H, डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। फिर से एक और वाटर घेर सकता है इसको, ये H और ये हो गया H, फिर से H
और ये हो गया H। इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूँ मैं, ये हो गया H। अब हम ये देख पा रहे हैं कि क्लोरीन को हाइड्रोजन ने घेर लिया है, वाटर मॉलिक्यूल का जो H वाला पोर्शन है, पॉजिटिव पोर्शन, उसने क्या किया, इसको घेर लिया है, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन को घेरना शुरू करेगा, कौन सा, वाटर का जो नेगेटिव पोर्शन है वो, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको जो घेरना शुरू करेगा ना, वो नेगेटिव पोर्शन वाला घेरना शुरू करेगा। देखो ये ऑक्सीजन इस तरफ आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है सर, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव घेरना एक साथ हो गए। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर से एक ऑक्सीजन घेरेगा इसको, फिर से एक ऑक्सीजन ने घेर लिया मान लो, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो अब जब देखो एक्चुअली जब ये घेर लिया होता है ना, जब ये घेर लिया होता है तब ये आयन क्या होते हैं, एक दूसरे से, मतलब H Cl से अलग हो जाता है और Cl H से अलग हो जाता है, क्योंकि इसने इसको घेर लिया है, ठीक है ना, और H2O ने फिर H+ को घेर लिया, तो ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और H+ ये मतलब इस तरह से हमको H+ और Cl- मिलता है। इस तरह से क्या करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, उसको मतलब जो स्पीसी है आयन से, उसको क्या कर देते हैं, पानी में जो स्पीसी है उसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अब सिंस जो Cl- है उसके इर्द गिर्द क्या है, H2O है, तो अगर मैं इतना पोर्शन को उठाऊँ, सिर्फ इतना पोर्शन को उठा लूँ मैं, इस पोर्शन को अगर मैं उठाऊँ और इसको मैं बोलूँ, तो ये क्या हो सकता है, तो Cl- H2O, और यहाँ पे कितना H2O है सर, यहाँ पे 3 है। ये ज़रूरी नहीं है कि 3 हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि सिंस Cl- के इर्द गिर्द H2O है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा कि इस Cl- को मैं Cl- एक्वस भी बोल सकता हूँ, Cl- एक्वस। Cl- एक्वस का मतलब ये होता है कि उसके इर्द गिर्द क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स उसको घेर के रखा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं H+ को लूँ, तो H+ के आसपास कितना है, क्या है, जो है वाटर मॉलिक्यूल है, तो H+ के आसपास अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, H+ एक्वस। और कुछ नहीं होता है एक्वस का मतलब। एक्वस का मतलब होता है कि इसके इर्द गिर्द क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि ये जो H3O+ है, ये जो यहाँ पे H3O+ है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और ये हाइड्रोनियम आयन कैसे हुआ सर, तो सर ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये जो हाइड्रोनियम आयन है वो क्या है, H+ H2O है, मतलब एक H+ के साथ एक और H2O है, तो ये क्या हो गया, H3O+, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और वाटर के अंदर, पानी के अंदर कोई भी H+ आयन जो है वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम ये बात बोलूँ मैं कि क्या हाइड्रोनियम आयन जो है, क्या H+ जो है सिर्फ एक ही H2O के साथ रहेगा, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। वो एक के साथ भी रह सकता है, 2 के साथ भी रह सकता है, 3 के साथ भी रह सकता है, 4 के साथ भी रह सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ कि जो वाटर H+ आयंस exists as hydronium ion in water। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन का क्या फॉर्मूला होगा सर, तो H3O+, लेकिन एक्चुअली में हम जानते हैं कि ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला H3O+ ही होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोनियम आयन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो एक से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी रह सकता है, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे X लगा दूंगा, ठीक है, H+ H2O X, और X कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन। हमको ये बताया जाता है कि हाइड्रोनियम आयन का जो फॉर्मूला होता है वो H3O+ ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला अगर तुम चाहो तो यहाँ पर अगर 1 बैठाओगे X के जगह पे तो H3O+ हो जाएगा, 2 बैठाओगे तो क्या होगा, H5O2+ हो जाएगा, ठीक है, 3 बैठाओगे तो H7O3+ हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन का जो फॉर्मूला होता है इस तरह से हम H+ H2O X के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली जो सपोज मेरे पास Cl- आयन या फिर OH- आयन जो है, OH- आयन exists as
OH H2O X इन वाटर, पानी के अंदर OH माइनस जो है वो इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा, अब ये जो है ना, ये जो है इसी को हम बोल सकते हैं H प्लस एक्वस, ये जो है इसी को हम बोल सकते हैं H प्लस एक्वस, या फिर H3O प्लस, या फिर H5O2 प्लस, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर मैं इस रिएक्शन को अगर लिखता हूँ, ठीक है, एक नंबर रिएक्शन को मैं लिखना चाहता हूँ एक नंबर रिएक्शन है मेरे पास कि सपोज मेरे पास HCl प्लस H2O, it will give us H3O प्लस Cl माइनस एक्वस, और इसी को मैं अगर मैं ऐसे लिखता हूँ HCl एक्वस, it gives us H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है। तो ये दोनों जो रिएक्शन है ना, ये दोनों जो रिएक्शन है ये क्या है, एग्जैक्टली सेम है, ये एग्जैक्टली सेम है। आपको किसी किसी बुक में इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, किसी किसी बुक में इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फर्क यहाँ पे बस ये कि यहाँ पे HCl को पानी में घोल के पूरा रिएक्शन, मतलब जो फुल रिएक्शन जो है HCl पानी के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है, ये हमने दिखाया। और यहाँ पे हमने ये बताया कि हमने बस ये इंडिकेट कर दिया है कि HCl जो है वो बस पानी में है, हमने ये कंसीडर कर लिया है कि ये पानी के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है एक्वा लगा दिया, और अगर HCl पानी के अंदर है तो H प्लस के आसपास भी क्या होगा, H2O के मॉलिक्यूल होंगे। तो मैं यहाँ पे एक्वा वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी एक्वा जो है मैं मतलब ब्रैकेट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, पूरा बाकायदा दिखा दिया है मैंने, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम ये नहीं बता सकते। उसका जनरल फार्मूला एक होता है, और ये ज़रूरी नहीं कि मतलब हाइड्रोनियम आयन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन इसके अलावा भी हो सकते हैं, जो मैंने जनरल फार्मूला में बताया उसमें हम x का वैल्यू बैठा के निकाल सकते हैं। तो ये होता है अपना जो इस तरह से जो है आयंस जो है पानी के अंदर टूटते हैं। सिमिलरली अगर मैं बेस का बात करूं, ठीक है, बेस का अगर मैं बात करता हूं, बेस, यहाँ से मैं एक बेस ले लेता हूँ, ये कैसे टूटेंगे, NaOH जो है एक्वस, ये क्या होगा कि Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ठीक है। और सिमिलरली मैं इसी चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है, NaOH प्लस H2O, इट विल गिव ये जो है ये क्या देगा, OH माइनस H2O प्लस Na प्लस एक्वस, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपना जो बेस है ये टूटते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब बाकी जो एग्जांपल्स है, बाकी एग्जांपल्स क्या है मेरा, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सॉरी फ़ोन आया था मेरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Ca2 प्लस एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस एक्वस, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, एक और है मेरे पास NH4OH ना, इसको मैं लिख लेता हूँ NH4OH एक्वस जो है, सब जगह एक्वस लगा लेते हैं, हाँ। ये जो है NH4 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, हर जगह पे हमने ये पाया कि हर जगह पे हमें क्या मिल रहा है, OH माइनस OH माइनस OH माइनस मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो होंगे क्या होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, बेस, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। तो अभी तक हमने ये पाया, अभी तक हमने ये देखा कि एक्वस का क्या सिग्निफिकेंस होता है, किस तरह से जो है
आयंस पानी में जाने के बाद क्यों टूटते हैं, कैसे टूटते हैं, क्या करते हैं, उसको वाटर मोलिक्यूल्स क्या करते हैं, घेर लेते हैं और उनको अलग कर देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि अर्हेनियस कंसेप्ट जो है, अर्हेनियस कंसेप्ट जो है उसका लिमिटेशन क्या क्या है। तो उसका सबसे पहला लिमिटेशन जो है कि इसका अगर अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से अगर तुमको एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी अगर बताना है तो उसको पानी में डालना 100% ज़रूरत है, पानी में डालना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, अगर हम पानी में नहीं डालेंगे तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो वाटर इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, उसके बाद इट कैनॉट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सर्टेन सॉल्ट्स। देखो ये जो AlCl3 है ना, AlCl3 है, एल्यूमिनियम जो है वो 13 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, अब 13 ग्रुप का एलिमेंट है तो अच्छा, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लुईस मतलब लुईस के कंसेप्ट से हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो AlCl3 जो है ये लुईस के हिसाब से क्या है, एसिड है, ये लुईस एसिड बोलते हैं हम इसको। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ तो इसके पास तो H+ है नहीं कि ये पानी के अंदर जो है H+ हमको दे देगा। ठीक है ना, तो ये सारे चीज़ जो है ये मतलब अर्हेनियस जो है इन सब चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि ये जो AlCl3 ये क्यों एसिड है। या फिर उसके बाद अगर हम आए, एन आर्टिफिशियल एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ NH3 एंड metallic oxides and acidic nature of required to explain the basic nature of NH3 and metallic oxides and acidic nature of non-metallic oxides। देखो NH3 जो है ये बेस होता है, ये एक वीक बेस होता है और ये एक्सप्लेन करता है लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बेस क्यों होता है, क्योंकि इसके पास होते हैं लोन पेयर। ठीक है, ये पानी में जाने के बाद इसके पास अगर NH3 है, इसके पास हाइड्रोजन भी है ना, तो ये पानी में जाने के बाद H+ आयन नहीं छोड़ता है। ठीक है ना, अब नहीं छोड़ता है तो नहीं छोड़ता है, लुईस के कहने से थोड़ी छोड़ेगा। ठीक है, सॉरी अर्हेनियस के कहने से थोड़ी छोड़ देगा, उसको अगर छोड़ने का अगर प्रॉपर्टी नहीं है उसके अंदर तो नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, तो NH3 जो है वो H+ आयन नहीं छोड़ पाता है। ठीक है, लेकिन लुईस के अर्हेनियस के हिसाब से इसके पास H है तो छोड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं छोड़ता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब छोड़ता नहीं है तो नहीं छोड़ता है, ऊपर से ये बेस भी है, नहीं छोड़ता है वो अलग है, वो अलग बात है, ऊपर से ये बेस भी है, इसके पास बेसिक नेचर भी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ उसके बाद हम और भी कुछ जानते हैं, जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे कि NaO होते हैं, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद होता है तुम्हारा जो कैल्शियम ऑक्साइड्स होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक नेचर के तो होते हैं, बेसिक नेचर के तो होते हैं। सपोज मेरे पास है CaO, ये होता है बेसिक नेचर, लेकिन इसके पास बेसिक नेचर शो करने के लिए OH- आयन है क्या, इसके पास OH- है क्या, तो नहीं है, लेकिन ये बेसिक नेचर का है। तो यही चीज़ अर्हेनियस ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, सिमिलरली जो एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, सिमिलरली जो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू NO2, ये होता है एसिडिक नेचर का, ये होता है एसिडिक नेचर का, लेकिन एसिडिक नेचर अर्हेनियस के हिसाब से क्या था कि उसके पास H+ आयन छोड़ना चाहिए उसको पानी में जाने के बाद। अरे भैया ये पानी में जाएगा तो इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या छोड़ेगा, वो रहेगा तब तो छोड़ेगा ना। तो अगर इसके पास है ही नहीं तो छोड़ेगा ही नहीं, लेकिन हाँ ये एसिडिक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हो। तो बड़े सारे लिमिटेशन से ये बस हमको एक तरह से मामू बनाया गया था अर्हेनियस। लेकिन नहीं, साइंस में क्या होता है, साइंस में हम लोग किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, इससे शायद किसी अगला साइंटिस्ट को या फिर अगला केमिस्ट को आइडिया आया होगा। ठीक है, और उसको फर्दर उसको क्या हुआ कि उसको डेवलप किया, इसी थ्योरी को फिर थोड़ा और मॉडिफाई करके एक और थ्योरी बनाया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड-लोरिस थ्योरी। तो ये था अपना क्या लिमिटेशंस अर्हेनियस के। इसके बाद जो है हम क्या पढ़ेंगे, ब्रोंस्टेड-लोरिस थ्योरी। ठीक है, तब तक आप देखो इसको उठा लो, फिर हम नेक्स्ट थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है।
तो ठीक है, देखते हैं हम अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना, जिसका नाम है ब्रोंस्टेड-लोरीज कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोंस्टेड-लोरीज क्या बोलते हैं कि एसिड जो होता है, एसिड वो चीज़ होता है, इसमें पानी का कोई लफड़ा नहीं है कि मुझे वाटर के अंदर डालना ही पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, एसिड वो चीज़ होता है, एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट H+ आयन। बस एसिड वो चीज़ होगा जो H+ आयन को डोनेट कर सकता है। बाकी देखते हैं कैसे करेगा, हम आगे देख लेंगे। बेस क्या होता है? बेस इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट एन H+ आयन। एन क्या, एक से ज़्यादा भी, ठीक है, व्हिच कैन एक्सेप्ट H+ आयन। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो HCl+H2। देखो, एसिड वो चीज़ होता है जो H+ छोड़े, बेस वो चीज़ होता है जो H+ को एक्सेप्ट कर ले। बस यहाँ पे और कोई लफड़ा नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। उसके बाद मैं अगर बोलूँ तो ये जो है ये रिलेटिव कंसेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि ये जो है यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर मैं देखूँ तो HCl+H2O क्या होगा? HCl+H2O जो है वो क्या होगा? तो सर ये होगा H3O+ प्लस OH-। ठीक है, H3O+ प्लस Cl-। अगर इस रिएक्शन को देखूं तो ये क्या होगा? NH4+ प्लस Cl-। इस रिएक्शन को अगर मैं देखूं, मैं समझा रहा हूँ कैसे हो रहा है, CH3COOH प्लस CH3COOH प्लस NH3। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो ये हो जाएगा NH4+ प्लस OH-। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जब मैंने HCl को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमने ये पाया कि वाटर जो HCl जो है वो अपना एक हाइड्रोजन छोड़ दिया है, और उसको किसने एक्सेप्ट किया? तो सर इसको H2O ने एक्सेप्ट किया। तो जिसने H+ छोड़ा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड। इसका मतलब ये है कि इसको मैं क्या बोलूँगा? तो इसको बोलोगे आप सर, इसको बोल दोगे क्या? इसको बोल दोगे एसिड। और जिसने H+ को एक्सेप्ट किया उसको मैं क्या बोलूँगा? बेस। तो सर किसने एक्सेप्ट किया? तो बेस को H2O ने H+ को एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो HCl ने एक H+ छोड़ा, तो एक्सेप्ट किसने किया? NH3 ने किया। NH3 ने एक्सेप्ट करके क्या बन गया? ये NH4+। तो इसको मैं क्या बोलूँगा सर? तो जिसने एक्सेप्ट किया उसको बोलूँगा बेस, और जिसने छोड़ा उसको मैं क्या बोलूँगा? एसिड। ठीक है, इस तरह से ये एक मतलब रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव वर्ड का मतलब इन द सेंस क्या होता है वो आगे धीरे धीरे जब हम इस टॉपिक को पढ़ते जाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या है कि NH4+ जो है उसने एक H+ छोड़ा, जिसने छोड़ा वो क्या कहलाएगा? एसिड। जिसने एक्सेप्ट किया ये क्या हो गया? बेस। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो NH3 ने एक H+ एक्सेप्ट किया, किससे किया? तो H2O ने। इसका मतलब H2O ने एक H+ लूज किया और OH- बन गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? एसिड, और ये क्या हो गया? बेस। ये होता है हमारा ब्रोंस्टेड और लोरीज का कंसेप्ट। ठीक है, ये जो थ्योरी है ना, ब्रोंस्टेड लोरीज का कॉन्सेप्ट वाला जो थ्योरी है, ये वन स्टेप फर्दर है। जो उसमें लिमिटेशन था इसमें उतना ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, फिर भी इसमें भी बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है, लेकिन उसके कंपैरिजन में इसमें लिमिटेशन कम है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंजुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में बात करेंगे। द पेयर्स ऑफ एसिड एंड बेसिस व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईच अदर बाय गेन और लूज ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कोई एसिड है, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है, दिस इज एन एसिड, और इसमें से अगर मैं एक H+ आयन निकाल देता हूँ, अगर एक प्रोटॉन निकाल देता हूँ, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा? Cl-। और Cl- जो है ये बेस की तरह काम करेगा।
क्योंकि Cl माइनस के पास ये तो नेगेटिव हो गया ना, तो Cl माइनस तो ऑफकोर्स एक H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, और जो एक H प्लस को एक्सेप्ट कर सके वो क्या हो जाएगा अपना बेस। तो इसको मैं सीधा सीधा बेस नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोल दूंगा कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस किसका कंजुगेट बेस? तो इस एसिड का क्या हुआ, ये कंजुगेट बेस हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, तो सर ये क्या होता है कि एसिड में अगर मैं एसिड अगर के अंदर अगर एक लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन, तो क्या बन जाता है ये सर कंजुगेट बेस। सिमिलरली इफ आई टेल यू कि अगर मैंने कोई बेस लिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास NaOH है, NaOH, इफ आई टेक NaOH, अगर मैंने NaOH लिया और NaOH में अगर मैं एक H प्लस ऐड कर दिया, अगर मैं एक प्रोटॉन को ऐड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा Na प्लस प्लस H2O, Na प्लस प्लस H2O, ठीक है। अब ये था क्या सर अपना, ये था अपना एक बेस, ठीक है ना, ये था क्या अपना बेस। अब ये अगर बेस था तो ये अगर बेस था तो ये जो हुआ ये क्या कहलाएगा, इसका कंजुगेट एसिड। क्योंकि एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है, जो एक H प्लस को छोड़ सकता है, तो खुद ये अपने आप में ही तो एक प्रोटॉन के जैसा है ना, H प्लस के जैसा है ये, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, कंजुगेट एसिड, ठीक है ना। तो ऐसे काम करता है कंजुगेट एसिड। तो अगर मैं इसको मैं जनरलाइज करना चाहूँ कि बेस क्या होता है, तो बेस में अगर एक किसी भी बेस के अंदर अगर मैं एक H प्लस ऐड कर देता हूँ, ठीक है, गेन ऑफ ए प्रोटॉन या फिर H प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, उसका कंजुगेट बेस बन जाएगा उसका, ठीक है। इसका मैं और भी कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूँगा, आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से काम करता है ये। फॉर एग्जांपल मेरे पास है HNO3, जो पहले किया उसमें से भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। HNO3 प्लस H2O, उसके बाद मैं ले लूँगा H2SO4 प्लस H2O, उसके बाद मैं ले लूँगा NH3 प्लस H2O, उसके बाद मैं ले लूँगा, और क्या ले लूँ, और मैं ले लूँगा HCN, नहीं ये नहीं, थोड़ा और अलग टाइप का ले लेते हैं, और मैं ले लूँगा हाँ HCl प्लस HCl प्लस, नहीं ये नहीं, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेता हूँ, CH3COOH प्लस H2। इतना कट के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। क्या होगा ये HNO3 प्लस H2O, HNO3 और H2O का जब रिएक्शन होगा तो हमको ये मिलेगा कि ये जो है ये अपना एक H प्लस छोड़ देता है, तो सर ये क्या बन जाएगा, NO3 माइनस प्लस क्या बन जाएगा, H3O प्लस। भैया तो एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पे, HNO3 ने एक H प्लस छोड़ा, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, एसिड। H2O ने एक H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बन गया यहाँ पे, H3O प्लस, तो इसको क्या बोलूँगा सर, बेस। जिस एसिड में से अगर H प्लस निकल जाता है तो इस एसिड का जो बना ये क्या बन गया सर, तो ये बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस। और बेस में अगर एक H प्लस ऐड हो जाता है, बेस के अंदर अगर एक H प्लस ऐड हो जाता है, अरे यार क्या हो गया, बेस के अंदर अगर एक H प्लस ऐड हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा इसका, कंजुगेट एसिड, ठीक है। सिमिलरली अगर इस रिएक्शन को देखूं तो ये क्या हो जाएगा सर, तो ये बन जाएगा HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस, ठीक है ना। किसने एक H प्लस छोड़ा, तो सर H2SO4 ने छोड़ा, तो ये क्या बन गया, एसिड। किसने एक्सेप्ट किया, एक H प्लस, ये हो गया बेस।
इस एसिड का ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है ना। ये NH3 है, ये H2 है। NH3 और H2O का रिएक्शन इस तरह से होता है कि ये बन जाएगा आपका NH4 प्लस OH माइनस, NH4 प्लस OH माइनस। यहाँ पे अगर हम देखें तो NH3 ने क्या किया, एक H प्लस एक्सेप्ट किया, किससे किया, किसने छोड़ा तो किया, तो सर H2O ने छोड़ा तब इसने किया, तो जिसने छोड़ा वो एसिड, और ये हो गया बेस, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हो गया सिमिलरली, ये जो हो गया क्या, कॉन्जुगेट बेस, और ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा, CH3COOH H2O का क्या होगा, तो सर ये हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस, ठीक है ना। COO माइनस है, देख के ही लग रहा है कि ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का कोशिश करेगा, माइनस चार्ज है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा सर, कॉन्जुगेट बेस, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। प्लस है, प्लस चार्ज है, H प्लस एक ज़्यादा है, ये छोड़ना चाहेगा, छोड़ देगा, तो ये कहलाएगा एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, एसिड, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो ये होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट, ठीक है ना। तो इसको आप उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि कोई भी एसिड, अगर मैं बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरेस थ्योरी, कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड कैसे कहलाएगा, तो सर कोई भी स्पीसी, कोई भी कंपाउंड जो H प्लस आयन छोड़ दे उसको हम एसिड बोलेंगे, और जितना आसानी से छोड़े उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना आसानी से H प्लस आयन छोड़े उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी मैं आपसे पूछूंगा एक बात, देखो अभी मैं एक ऑर्डर पूछूंगा, फॉर एग्जांपल H2O, सॉरी H2O, H2S, H2Se, उसके बाद H2TE, ये ऑक्सीजन हाइड्रेट्स है ऑक्सीजन फैमिली का, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू क्या बोलूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। एक और ऑर्डर लिखता हूँ, HF, HCl, HBr, HI। अगर मैं पूछता हूँ कि इन दोनों को आप अरेंज करो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, या फिर सॉरी मैं बोलता हूँ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, तो आप बोलोगे कि सर जो जितना आसानी से H प्लस छोड़े, जो जितना आसानी से हाइड्रोजन आयन छोड़ देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो H2TE जो है, H2TE के केस में ये जो TE और H का जो बॉन्ड लेंथ होगा, सिंस TE का साइज सबसे बड़ा है, देखो ये सेम फैमिली का मैंने लिखा है हाइड्रेट्स, ऑक्सीजन फैमिली में ही सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम एक ही फैमिली में आता है, एक ही ग्रुप में आता है, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं ये पाता हूं कि ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है, और ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है तो O और H का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे छोटा होने वाला है। उससे बड़ा साइज आता है सल्फर का, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो सल्फर का साइज बढ़ा तो H और S का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो O और H के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा। सिमिलरली Ac और H का जो बॉन्ड लेंथ होगा S और H से और ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा किसका, TE और H का। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम जाता है, ठीक है ना। बॉन्ड तोड़ने का जो एंथैल्पी होता है, एनर्जी चाहिए होता है बॉन्ड तोड़ने के लिए, वो कम जाता है, ठीक है। तो जितना आसानी से बॉन्ड टूटे उतना आसानी से H प्लस निकलेगा, और जितना आसानी से H प्लस निकलेगा उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर किसका होने वाला है सर, तो इसका होने वाला है, उससे कम इसका, उससे कम इसका। सिमिलरली यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है ना, ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। HI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, सबसे आसानी से क्या करेगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को छोड़ देगा, ठीक है। तो ये होता है एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर। उसके बाद
अभी मैं देखूं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, रिलेटिव स्ट्रेंथ में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई एसिड है और उसका अगर कंजुगेट बेस बन रहा है, अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज HCl है, और इसका जब मैं बेस इसमें से जब मैं एक H+ हटा दे रहा हूँ तो ये क्या बन रहा है Cl-, तो ये एसिड है, इसका क्या है कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या है इसका कंजुगेट बेस। अब हम ये देखते हैं कि ये जो एसिड है इसका जो कंजुगेट जो बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हमेशा क्या करेगा, उसका कंजुगेट बेस जो होगा वो वीक होगा, ठीक है। वो क्यों होता है, देखो ये जो HCl से मेरे पास क्या आया Cl- आ गया। अब Cl- जो है, Cl- का जो है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है। मतलब ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सबसे खुश हो जाता है, मतलब उससे ज़्यादा खुश और पूरा पीरियोडिक टेबल में कोई एक इलेक्ट्रॉन लेके नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर यहाँ पे Cl- है, इसका मतलब क्या है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया उसने, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत खुश है। अब मुझे बताओ कि कोई अगर बहुत खुश है तो वो तो उसी पोजीशन में रहना चाहेगा ना, तो यहाँ पे ये क्या H+ आयन एक्सेप्ट करना चाहेगा, नहीं, उतना आसानी से ये H+ आयन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, इसलिए अपना स्टेबल है। और अगर कोई चीज़ आसानी से H+ आयन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है, अगर कोई स्पीसी है जो आसानी से H+ आयन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, इसका मतलब वो अच्छा बेस नहीं है। अच्छा बेस वो होता है जो जितना आसानी से H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये क्या है, वीक बेस हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड विल हैव वीक बेस। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस विल हैव वीक कंजुगेट एसिड। सिमिलरली वीक एसिड विल हैव, अच्छा इतना ही रहने दो ज़्यादा, ठीक है। तो हमेशा जो होगा वो उसका उल्टा होगा, ठीक है ना। हमेशा जो होगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पे वीक होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पे वीक होगा, यहाँ पे वीक होगा। अच्छा लिख ही देता हूँ, वीक एसिड विल हैव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, वीक बेस विल हैव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से चारों का चारों होगा, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। एसिड्स स्ट्रॉन्गर देन H3O+ आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कोई भी एसिड उसका अगर एसिडिक प्रॉपर्टी H3O+ से ज़्यादा है, ठीक है, अगर वो H3O+ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और एसिड्स वीकर देन H3O+ आर कॉल्ड वीक। कोई किसी बुक में H2O का रेफरेंस भी लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का pH से हम मतलब डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल को, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा रिलेवेंट है, ठीक है ना, ये ज़्यादा सेंस बनाता है H3O+ का। तो एसिड स्ट्रॉन्गर देन H3O+ आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिड वीकर देन H3O+ आर कॉल्ड वीक एसिड्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एग्जांपल है ClO4, H2SO4, ये सब चीज़ क्या है कि एक्चुअली आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप चैप्टर्स मतलब अलग अलग ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक के बारे में, जब केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जब डिस्कस करोगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि कैसे कंपैरिजन करते हैं हम। अभी के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी के लिए थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा ये सब चीज़। वीक एसिड्स क्या होता है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑल ऑर्गेनिक एसिड, और अच्छा यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड जो होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो COOH ग्रुप वहाँ पे जुड़ा होता है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये सारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, वीक। फॉर एग्जांपल CH3COOH, HCOOH, CH3CH2COOH, ये सारे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ये क्या होते हैं, सारे के सारे वीक एसिड्स होते हैं। HCN, H2S, H3PO4। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आ जाएगा ClO4, इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड, HCl, HNO3, HCl नाइट्रिक एसिड, H2SO4-, ठीक है ना। HSO4 में से अगर हम एक H+ निकाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, HSO4-। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आ जाएगा, ठीक है। इसका टेंडेंसी हमेशा रहता है कि ये एक H+ छोड़ भी सकता है और सिमिलरली एक H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है।
तो ये होता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स का। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस के बारे में बोलूँ, बेसिस स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड बेसिस वीकर देन OH माइनस आर कॉल्ड वीक बेसिस, ठीक है ना। एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ तो NaOH, KOH, NH2 माइनस एट्सेट्रा। हाइड्रोक्साइड से यहाँ पे AlOH3, NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव। NH3 का डेरिवेटिव कैसे होता है देखो, मैंने बना लिया यहाँ पे CH3 NH2, ये हो गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना, NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव। तो स्ट्रॉन्ग बेस ये हो जाते हैं, वीक बेस ऐसे। तो ये सब चीज़ क्या होता है कि इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। कभी भी आपको ये नहीं पूछेगा कि इनके बीच में कंपैरिजन करो, इनके बीच में कंपैरिजन करो और बताओ कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, नहीं। वो कंपैरिजन करने के लिए बोलेगा आपको तब जब उसमें कुछ रिलेशन हो, इनके बीच में कोई रिलेशन हो, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कंपैरिजन करने के लिए बोलेगा तब जब वो पर्टिकुलर ग्रुप एक ही ग्रुप के हो या फिर एक ही पीरियड के एलिमेंट्स का हमने एसिड बनाया है या बेस बनाया है, ठीक है, तब आपको बोलेगा कि आप उसका कंपैरिजन करके बताओ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अब एक काम करता हूँ, अभी के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, राइट कंजुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स, ठीक है। इसमें एक नंबर मैं लेता हूँ H3PO4, 2 नंबर है H2PO4 माइनस, 3 नंबर में लेता हूँ NH3, 4 नंबर में लेता हूँ Al H2O होल 6 और यहाँ पे +3 चार्ज है। और एक ले लेता हूँ मैं, नहीं रहने दो। उसके बाद अब ये कॉन्जुगेट बेस लिखना है। उसके बाद लिखना राइट कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें मैं एक नंबर लेता हूँ F माइनस, 2 नंबर लेता हूँ मैं CH3OH, 3 नंबर में लेता हूँ 3 नंबर में ले लेता हूँ 3 नंबर में लेता हूँ HS माइनस, और 4 नंबर एक और ले लेते हैं PHNH2, ठीक है। इतना आप करो, वीडियो पॉज करके करो, फिर मैं आंसर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं करके दिखाऊंगा, आप ट्राई करो इतना। तो आइए देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था राइट द कंजुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। कंजुगेट बेस बताना है। तो कंजुगेट बेस के लिए क्या करते थे हम कि उसमें से एक H+ आयन या फिर प्रोटॉन को हम निकाल देते थे, ठीक है। निकालना शुरू करते हैं। यहाँ से अगर एक H+ निकालते हैं -H+, तो ये क्या हो जाएगा सर, H2PO4 माइनस, ठीक है, PO4 माइनस। यहाँ से एक निकालो तो ये क्या होगा सर, तो ये हो जाएगा HPO4 2 माइनस, ठीक है। यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो ये क्या हो गया NH2 माइनस, और यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ भैया, यहाँ से अगर हम एक H+ निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये हो गया Al। देखो यहाँ से H+ अगर मैं निकालूंगा तो पहले एक यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसमें से एक H2O को हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। एक H2O में से अगर हम एक H+ निकालेंगे तो क्या बचेगा वहाँ पे OH माइनस, ठीक है ना, ठीक है। वहाँ पे मतलब OH माइनस बचा। OH माइनस अगर माइनस चार्ज आया यहाँ पे तो ये ओवरऑल इस मॉलिक्यूल के ऊपर आएगा ना माइनस चार्ज, तो यहाँ पे जो +3 चार्ज है उसमें से एक प्लस चार्ज कम जाएगा, क्योंकि एक माइनस आ गया तो एक प्लस को वो न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये होगा, क्या होगा, OH, एक H2O निकाल के उसका OH बचा यहाँ पे, और यहाँ पे H2O
होल 5 और ये क्या होगा +2। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे मुझे राइट द कंजुगेट एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग। एसिड्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोटॉन ऐड कर देंगे तो प्लस एक H+ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा HF। और यहाँ पे गौर करना है आपको कि यहाँ पे अगर हम एक H को ऐड करेंगे ना, एक H+ को ऐड करेंगे, यहाँ पे अगर हम एक H+ को ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे कैसे होता है। ये थोड़ा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद समझ में आ जाए। यहाँ पे लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, ठीक है। जैसे ये H+ आएगा ना, H+ के पास तो कोई अपना इलेक्ट्रॉन है नहीं, वो तो भिखारी के जैसा आएगा इधर, है ना। तो ये आएगा कैसे, तो भैया ये आएगा इधर और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि यहाँ से ये H+ आके अटैक करेगा और इसका जो लोन पेयर था ना, इसका जो लोन पेयर था, 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा और ये बना लिया बॉन्ड। तो इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया ना ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ऑक्सीजन पूरा पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। जस्ट आफ्टर फ्लोरीन ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर जब हम रेजोनेंस का हम स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि वहाँ से कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्पीसी अब बना ये बहुत अनस्टेबल हो गया। अब ये अनस्टेबल हो गया तो ये क्या करेगा भैया, अपना चार्ज को, और वैसे भी किसी भी चीज़ के ऊपर चार्ज जो होता है ना, चार्ज उसके सेहत के लिए हानिकारक होता है। किसी भी स्पीसी के ऊपर अगर चार्ज है तो उसका सेहत के लिए हानिकारक है। ये क्या करेगा भैया, अपना चार्ज को ख़त्म करने के लिए बॉन्ड तोड़ेगा और ये दोनों बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन अपने ऊपर लेगा। अब ये ऑक्सीजन क्या हो गया भैया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया, ये तो पहले से था इसका, अब ये हो गया न्यूट्रल, तो ये बन गया H2O प्लस CH3 से C के ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो चला गया और ये क्या बन गया CH3 प्लस, ठीक है। ये बन गया अपना कंजुगेट एसिड। उसके बाद HS में एक H को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा H2S, और सिमिलर यहाँ PNH2 है, PNH2 यहाँ पे एक बॉन्ड हम बना देते हैं तो ये क्या बन जाएगा भैया PH फिनाइल होता है, PH NH3 और ये क्या हो जाएगा प्लस, इनके ऊपर प्लस। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ लेंगे, दिस इज लास्ट टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ना है और एम्फोटेरिक एंड एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, एम्फोटेरिक एंड एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, ये स्पीसीज क्या होते हैं, कुछ स्पीसी ऐसे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का अगर मैं बोलूँ तो H2O प्लस HCl, एक बार वाटर का मैं HCl के साथ रिएक्शन करवाया, एक बार H2O प्लस क्या करवाता हूँ NH3 करवाता हूँ। यहाँ पे तुमको मिलेगा कि Cl माइनस प्लस H3O प्लस, और यहाँ पे तुमको मिलेगा NH4 प्लस OH माइनस। देखो यहाँ पे जो वाटर था उसने एक H+ को गेन किया यहाँ से, तो ये एसिड हो गया और ये क्या था, बेस बन गया। और यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये जो NH3 है इसने एक H+ यहाँ से निकाल लिया। अब जिसने एक H+ दिया वो कौन था, H2O था, तो ये क्या यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव किया। मतलब कुछ स्पीसी ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर, अलग अलग पार्टनर के साथ अलग अलग रंग दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा है कि ऐसे स्पीसी जो दोनों तरह, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक स्पीसी। मतलब ये H+ छोड़ भी सकते हैं, एक H+ ले भी सकते हैं, या फिर एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। ये एक्चुअली डिसाइड किया जाता है कि सपोज मेरे पास 2 एसिड्स है, एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने जो वीक एसिड है ना वो अपने यहाँ बेस की तरह बिहेव करने लगेगा। सेम चीज़ यहाँ पे हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग रहता है ना उसका राज चलता है वहाँ पे। अगर ये HCl है और ये H2O है तो H2O से ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर है HCl के पास, इसीलिए इसको बेस की तरह काम करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे NH3 H2 है, ये जो NH3 है इसके पास बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, एसिडिक प्रॉपर्टी कम है, तो इसीलिए इसको
क्या करना पड़ेगा, H2O के सामने ये बेस की तरह ही बिहेव करेगा, जो स्ट्रॉन्ग रहता है उसका राज चलता है वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे स्पीसी को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक या फिर एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, ठीक है। उसके बाद अब इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करने से पहले हम ये पढ़ लेंगे, हम एक चीज़ पढ़ लेंगे यहाँ पे, ये सब मैं दिखाऊंगा क्या होता है, ये सब एग्जांपल के बारे में। इससे पहले हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सी एसिड्स। इसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, जनरली जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो क्या बनाते हैं, ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। ऑक्सी एसिड्स क्या होता है कि सपोज मेरे पास पी ब्लॉक एलिमेंट, कोई पी ब्लॉक एलिमेंट है पी, मान लो फॉस्फोरस है, तो कोई भी ऑक्सी एसिड्स अगर बना है ना, ये क्या करते हैं, फॉस्फोरस बनाते हैं, कार्बन बनाते हैं, सल्फर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हेलोजेंस भी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑक्सी एसिड्स। अब ऑक्सी एसिड जो होता है उसका क्या खासियत होता है, तो उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड O होगा और एक OH ग्रुप लगा होगा, ठीक है ना। ऐसे सारे स्पीसीज जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड O हो और एक OH हो, इसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सी एसिड्स। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ क्या सर, आप लिख रहे हो यहाँ पे, क्या लिख रहे हो आप, मैं लिखता हूँ H2SO4। तो H2SO4 का जो शेप होगा क्या होगा, तो S शेप नहीं बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इसको हम ऐसे लिखेंगे S डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कम से कम एक डबल बॉन्ड O है और एक OH है, बाकी कुछ भी हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑक्सी एसिड्स। इसको हम बोलते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल लेता हूँ, H2 क्या ले लूँ मैं, H2CO3 का एग्जांपल लेता हूँ, H2CO3 का एग्जांपल लेता हूँ। H2CO3 का शेप कैसा होगा, C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे हो गया OH और यहाँ पे हो गया OH। देखो सल्फर का आउटर मोस्ट शेल में 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, कार्बन का 4 होता है, 1 2 3 4। इस तरह से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो, एक यहाँ पे एक OH हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सी एसिड्स। एक और ऑक्सी एसिड्स का मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ H3PO2, H3PO2। इसका अगर मैं बनाना चाहूँ तो P हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, P हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया। उसके बाद एक OH बना लिया मैंने, ऑक्सी एसिड्स का प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अब देखो एक ही H बना है, अब 2 H बचा है, यहाँ पे 2 H लगाओ। फॉस्फोरस 15th ग्रुप का है, तो 5 वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्ड बना लिया, ठीक है। एक और बनाता हूँ मैं, क्या बनाऊँ मैं, H3PO2 हो गया। उसके बाद मैं बनाता हूँ H3PO3, H3PO3। देखो इसका जो बनेगा, ये P हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया, सॉरी P हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड O। उसके बाद यहाँ पे एक OH लगा लेते हैं, बात का बात बाद में देखें। H3 करना है ना मुझे, एक तो हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, H3 करना है तो एक OH यहाँ पे लगा लिया और ये H लगा लिया, 3 O कंप्लीट हो गया, 3 O और 3 O हो गया, 1 2 3 और 3 H भी हो गया, ठीक है। ये हो गया H3PO3। ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड्स। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑक्सी एसिड्स। अब ऑक्सी एसिड्स का एक खासियत है कि कुछ ऑक्सी एसिड्स ऐसे होते हैं जो एम्फीप्रोटिक स्पीसी की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि सर ये जो HSO4 माइनस है, ये जो HSO4 माइनस जो आपने लिखा है, इसको मैं पतला कर लेता हूँ। ये जो आपका HSO4 है, इधर दिख रहा है हमको HSO4 माइनस, ठीक है ना। इसका क्या होता है, तो सर अच्छा ये एक और बात, ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं ना, इनका एक और खासियत होता है, ये जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं इसमें जितने OH ग्रुप होंगे ना, ये OH ग्रुप बताते हैं उसका एसिडिक कैरेक्टर के। अगर यहाँ से अगर ये एसिड है तो ये H+ छोड़ेगा, और ये H+ जो छोड़ेगा ना, तो सर ये H+ नहीं जाएगा, जो सिंगल बॉन्ड H है वो H+ नहीं निकलेगा। अगर
इसमें से H प्लस निकलेगा तो ये OH वाला H निकलेगा, ये OH वाला H निकलेगा, ये OH वाला H निकलेगा, ये OH वाला H निकलेगा। मतलब यहाँ से 2 H प्लस निकल सकता है। अगर इसका एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना है तो यहाँ से 2 H प्लस निकल सकता है। यहाँ इसमें अगर शो करना है तो इसमें से यही सिर्फ निकल सकता है, ना कि ये निकलेगा, ये दोनों नहीं निकलेगा। ये रिड्यूसिंग पावर को दिखाता है, ये एसिडिक कैरेक्टर को दिखाएगा, ठीक है ना। जितना H निकलना है वो OH वाला में से ही निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये H प्लस आसानी से छोड़ देगा, ठीक है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके तरफ रहेगा। और यहाँ से 2 निकल सकता है। तो जितने H प्लस निकल सकते हैं ना, या फिर जितने OH ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं बेसिसिटी, ठीक है ना, बेसिसिटी। तो इनका जो बेसिसिटी होगा, बेसिसिटी मतलब कितने H प्लस निकलेंगे, जितने H प्लस निकलेंगे उतने बेसिस को न्यूट्रलाइज कर सकेंगे, इसीलिए हम बोलते हैं बेसिसिटी, ठीक है। तो इसके पास 2 बेसिसिटी 2 है, ये 2 H प्लस छोड़ सकता है तो इसको हम बोलेंगे डाई बेसिक। इसके पास 1 है, 2 है, इसको भी बोलेंगे डाई बेसिक। इसके पास कितने हैं, 1 है, मोनोबेसिक। और इसके पास कितना है, 2 है, इसको भी बोलेंगे डाई बेसिक। अब मेरे पास जो मैंने H2HSO4 माइनस लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में H2SO4 का शेप ये है, ठीक है ना। अब यहाँ से HSO4 माइनस है, इसका मतलब ये है कि 1 H प्लस निकल चुका है यहाँ से। अगर 1 H प्लस निकल चुका है तो 1 H तो बचा है। अगर 1 H बचा है इसका मतलब क्या है कि सर ये एक और H को छोड़ सकता है या फिर एक और H को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। एक और H को छोड़ सकता है या फिर एक और H को एक्सेप्ट कर सकता है। तो सिमिलरली अगर मैं इस चीज़ को लिखूँ HSO4 माइनस, तो ये 2 तरह से काम करेगा, ये 2 तरह से काम करेगा। कैसे? तो सर एक अगर H प्लस जोड़ देता हूँ इसमें, एक H प्लस जोड़ देता हूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा सर, तो H2SO4 हो गया। और अगर एक H प्लस निकाल देता हूँ इसमें से तो ये क्या होगा, SO4 2 माइनस होगा, क्योंकि ये छोड़ सकता है एक और H। देखो यहाँ पे एक और H है, ये तो ऑलरेडी निकल चुका था, ये एक H है, ठीक है ना। तो जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी होता है उसको जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि उसका शेप क्या था, वो मोनोबेसिक था, डाईबेसिक था, ट्राईबेसिक था। ये H जो है, ये H कभी भी एसिडिक प्रॉपर्टी को नहीं दिखाएगा। ये जो H है, सिंगल बॉन्ड H जो भी होते हैं, और भी बड़े सारे होते हैं ऑक्सो एसिड्स, जिसमें भी सिंगल बॉन्ड H होगा वो एसिडिक प्रॉपर्टी को कभी भी नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो ये SO4 2। सिमिलरली HCO3 माइनस जो है, HCO3 माइनस जो है, HCO3 माइनस जो है, इसमें अगर मैं एक H प्लस जोड़ देता हूँ तो क्या बन जाएगा सर, तो H2CO3, जो कि ये है H2CO3, ठीक है ना। और एक H प्लस निकाल देता हूँ अगर इसमें से, देखो HCO3 माइनस कब बना था, जब एक H प्लस निकल चुका होगा, ठीक है ना। अब एक निकल चुका है तो क्या बन गया, ये HCO3 माइनस बन गया, क्योंकि एक H प्लस निकल गया। अब एक H तो है ना, एक H तो है ना O के साथ, तो एक और जो है इसमें से मतलब निकल सकता है। ये वाला जो H है वो तो एसिडिक H ही है ना। तो यहाँ से अगर एक और H निकाल दूँ तो ये क्या बन जाएगा, CO3 2 माइनस, ठीक है ना। इस तरह से काम करता है। ये एग्जाम्पल को मैंने दिखा दिया, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं, अगर अब मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं, अब मैं आपसे पूछूं अगर कि ये जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कि जो HPO3 है, HPO3 जो है वो एम्फोटेरिक या फिर एम्फीप्रोटिक है या नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, HPO3 2 माइनस, HPO3 2 माइनस एम्फीप्रोटिक है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो इसके लिए ये करना पड़ेगा कि इसका शेप पता होना पड़ेगा मुझे, ये मोनोबेसिक था या डाईबेसिक था, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि H2PO3 माइनस जो है ये एम्फोटेरिक है या नहीं है, तो आप क्या बताओगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि जो H2PO3 है ना, H2PO3 माइनस है, आप देख सकते हैं एक चीज़ कि H2PO3 माइनस है, इसमें अगर हम एक और H प्लस जोड़ दें, एक और H प्लस अगर यहाँ पे जोड़ देते हैं हम, एक और H प्लस जोड़ देते हैं, तो इसमें अगर मैं इसमें एक H प्लस जोड़ देता हूँ ना, एक H प्लस को है मैं जोड़ देता हूँ इसमें, ठीक है, एक H प्लस मैंने जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया,
एक H प्लस जोड़ूंगा तो H3PO3 बन जाएगा ये, तो अल्टीमेटली ये वाला मॉलिक्यूल बन गया। अगर ये मॉलिक्यूल बन गया मेरा, तो अब मैं ये मॉलिक्यूल में देख पा रहा हूँ कि मेरे पास दो OH ग्रुप है। अगर दो OH ग्रुप है मतलब 2H प्लस छोड़ सकता है ये, 2H प्लस अगर छोड़ सकता है ये, तो यहाँ पे मैंने ये पाया कि यहाँ पे जब ये वाला, इसमें से जब एक H प्लस निकाला मैंने तो ये बना, जब एक H प्लस निकाला तो ये बना, अभी भी एक H है यहाँ पे। तो ये क्या कर सकता है कि ये क्या कर सकता है सर, तो ये एक H अभी भी छोड़ सकता है, ये एक, क्योंकि एक H तो रह गया इसके पास OH के साथ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक H छोड़ सकता है। क्या ये एक H गेन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ से एक H तो ऑलरेडी निकल चुका था, तो इसको भर सकता है ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, तो इसको अगर मैं एक H प्लस जोड़ देता हूँ प्लस H प्लस, ये क्या हो जाएगा, तो ये H3PO3 हो जाएगा। और इसमें अगर इसमें से एक H माइनस हटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा सर, HPO3 हो जाएगा 2 माइनस, क्योंकि हटाने का जगह था मेरे पास। तो ये क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एम्फीप्रोटिक हो जाएगा। अब जब मैंने यहाँ से यहाँ पे गया तो एक H प्लस निकाल दिया। अब जब यहाँ से यहाँ पे आया जब, तो एक और H प्लस निकाल दिया, मतलब दोनों का दोनों H प्लस निकल चुका है यहाँ से। अब ये जो होगा सर, ये जो होगा, इसके पास और H प्लस खोने के लिए, छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि दोनों OH से मैंने H प्लस निकाल दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो HPO3 2 माइनस जो है, अब देखो HPO3 2 माइनस जो है वो इसमें से एक H प्लस निकाल दूंगा, माइनस H प्लस होगा, तब ये आएगा, ठीक है ना। तो इसमें से एक निकाला तो ये आया, फिर दूसरा निकाला तो ये आ गया। अब तीसरा निकलने के लिए है ही नहीं, ठीक है ना, तीसरा निकलने के लिए है ही नहीं। अब तीसरा निकलने के लिए नहीं है, मतलब माइनस H प्लस करने के लिए नहीं है। अब माइनस H प्लस करने के लिए नहीं है अगर इसका मतलब, तो ये क्या है कि एम्फीप्रोटिक है या नहीं है, तो ये एम्फीप्रोटिक नहीं है, ये एम्फीप्रोटिक नहीं है, ये एम्फीप्रोटिक नहीं है। HPO3 2 माइनस इज नॉट एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, क्योंकि अगर एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है होगा तो उसके पास एक H प्लस एक्सेप्ट करने का भी टेंडेंसी होना चाहिए और एक H प्लस लूज करने का भी टेंडेंसी होना चाहिए, ठीक है, दोनों टेंडेंसी होना चाहिए उसके पास, ठीक है। तो यही था मेरा एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। लुईस का जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कभी भी, ठीक है। लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा वो बहुत अच्छा से पढ़ लिया है हमने, कि अर्हेनियस के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ लिया ब्रोंस्टेड लोरिस के बारे में पढ़ लिया, हमने एम्फोटेरिक के बारे में पढ़ लिया, हमने ऑक्सी एसिड्स के बारे में पढ़ लिया। और इस तरह से आप निकाल सकते हो कि कोई भी जो है एम्फोटेरिक है या नहीं, या फिर एम्फीप्रोटिक है या नहीं, ठीक है। इस तरह से आप पता कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा कि सबका शेप पता होना पड़ेगा, जो कि आप P ब्लॉक जब कंप्लीट कर लोगे ना पूरा, तो आपको ये ऑटोमेटिक जो है आने लग जाएगा, ठीक है। और भी बड़े सारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, 50-60 ऑक्सी एसिड्स होते हैं सब मिला के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे।